हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्टीमेट केमिस्ट्री फंडा। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं आपके साथ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये शॉर्ट नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं क्योंकि ये वो चैप्टर है जहां से हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं 1 मार्क, 2 मार्क एंड 3 मार्क में। और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड काफी सिंपल भी है अगर आप ट्रिक के साथ इन रिएक्शंस को लर्न करें। जब हम बात करते हैं इस चैप्टर की तो काउंसिल किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है वो मैं आपको जैसे जैसे टॉपिक को कवर करूंगी साथ साथ आपके साथ डिस्कस करती हुई जाऊंगी। तो अब लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर जो कि है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये उसके शॉर्ट नोट्स, चलिए इसको रिवाइज करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब हम सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे इन सॉल्ट सॉल्यूशंस के ऊपर कुछ एल्कलीज का एक्शन। तो उसके लिए हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे उनके कलर्ड सॉल्यूशंस, उनकी सॉल्युबिलिटी एंड रिएक्शन। तो मैं सबसे पहले बात करूंगी आपके साथ कलर्ड आयंस की, जिसमें से सबसे पहले आपके पास है आपके केटायंस और केटायंस में आपके हैं कलर्ड आयंस। जब आप बात करते हो कलर्ड आयंस की तो यहाँ पे आपके पास है सबसे पहला क्यूप्रिक आयन, जो कि आपको भी पता होगा कि ये आपका ब्लू कलर का होता है। जब आप बात करते हैं फेरस आयन की तो ये होता है आपका लाइट ग्रीन कलर का। जब आप बात करते हो फेरिक आयन की Fe3+ तो ये होता है येलोइश ब्राउन कलर का। निकिल जो कि आपका होता है ग्रीन कलर का। क्रोमियम अगेन ग्रीन एंड मैग्नीज जो होता है पिंक कलर का। अब काउंसिल ने जो आपके सिलेबस में रिएक्शंस आपको स्पेसिफाइड की है वो रिएक्शंस आपको करनी है। तो हम ये पहले 3 सॉल्ट सॉल्यूशंस देखने वाले हैं जिनके एक्शन आप देखेंगे अल्कली का इन सॉल्ट सॉल्यूशंस के ऊपर, जहां आपको इनकी कलर्स देखने को मिलेंगे, इनकी सॉल्युबिलिटी देखने को मिलेगी। तो क्यूप्रिक, फेरस एंड फेरिक के साथ हम काम करने वाले हैं। अब ऑन दिस लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे आयंस लिखे हैं, ये भी आपके सारे कैटायंस हैं, बट आप ये ध्यान रखिएगा कि ऑल ऑफ देम आर कलरलेस आयंस। जो आपके सिलेबस में आपको रिएक्शंस देखने को मिलेंगी वो ये सारी रिएक्शंस देंगे, बट कंडीशन ये है कि ये आपके होंगे हमेशा कलरलेस। यहां से सिर्फ 3 है ये आपके जो आपको करने हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्यूप्रिक, फेरस एंड फेरिक विच आर कलर्ड। ठीक, तो ये तो बात हो गई आपके केटायंस की। तो आप क्या करिए, सिंपल तरीका कि आप कलर्ड आयंस को याद कर लीजिए कि कौन से आपके केटायंस जो है वो कलर्ड हैं, तो वो आप यहां से याद कर सकते हो। ठीक है, और कलरलेस आयंस जो बच जाएंगे वो सारे आपके कलरलेस आयंस हैं, वो आपको इजीली याद रहेंगे। तो सिंपल कलर्ड आयंस को याद रखो, बाकी सारे बचे हुए आपके कलरलेस हो जाएंगे। जब हम बात करते हैं एनायंस की तो हमारे पास यहाँ पर 3 हमारे कलर्ड आयंस होते हैं। एक आपका पर मैग्नेट आयन जिसे आप कहते हो MnO4 नेगेटिव, जो कि आपका पिंक और पर्पल कलर का होता है। एक आपके पास होता है डाइक्रोमेट जो कि है Cr2O7 2-, जो कि आपका ऑरेंज कलर का होता है। फिर आता है आपका क्रोमेट आयन जो कि होता है आपका येलो कलर का CrO4 2-। तो ये आपके कलर्ड होते हैं आयंस जो कि आप कहते हो एनायंस। बाकी के सारे बचे हुए मोस्ट कॉमनली यूज्ड आपके कलरलेस ही रहते हैं। तो कितना सिंपल है, अगर आप कलर्ड आयंस को अपने माइंड में रख लेते हो तो बाकी सारे के सारे आपके कलरलेस हैं। तो ये था एक आपका इंट्रोडक्शन अबाउट द कलर जो कि आपको पता होना चाहिए। सो यू कैन लर्न फ्रॉम दिस। ठीक है, नेक्स्टली मैं स्टार्ट करूंगी इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि काउंसिल आपको डायरेक्टली यहां से कहता है कि इसकी रिएक्शन लिखो या फिर इसका जो भी पीपीटी बन रहा है उसका कलर बताइए या इसकी आपकी सॉल्युबिलिटी पे बात आती है। तो 3 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन, कैसे? राइट द एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द फॉलोइंग सॉल्ट, तो आपके पास ये सारे सॉल्ट है सिलेबस में। या फिर राइट 1 ऑब्जर्वेशन फॉर द गिवन सॉल्ट, तो 1 ऑब्जर्वेशन में आपके पास इसका कलर हो सकता है और इसकी सॉल्युबिलिटी हो सकती है। आप इतना बता देंगे, यू विल गोइंग टू गेट मार्क्स। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करती हूं मैं। एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऑन सर्टेन मेटालिक सॉल्ट सोल्यूशन। जब मैं बात करती हूँ कैल्शियम सॉल्ट की तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया आपके पास कैल्शियम नाइट्रेट का। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कैल्शियम सॉल्ट का, जिसमें आप डालते हैं कॉस्टिक सोडा जिसे आप कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो आप हमेशा याद रखिएगा यहाँ बनेगा आपका एक हाइड्रोक्साइड
एंड साथ में आपका बनता है बचा हुआ प्रोडक्ट जो कि आपका सोडियम नाइट्रेट। ये डिपेंड करेगा आपका किस टाइप का सॉल्ट आप ले रहे हैं। बहुत सिंपल है ये रिएक्शंस, बस आपको फोकस करना है। देखिए हर बार आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लेने वाले हैं, यहाँ पर जो भी आप कैटायन लेंगे उसी का आपको यहाँ पे हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपके पास आएगा सोडियम के साथ वो जो आपने टाइप ऑफ सॉल्ट लिया होगा। तो यहाँ पे अगर सोडियम है तो वो तो आएगा ही आएगा, बट यहाँ पे नाइट्रेट है इसीलिए यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट बन गया। अब अगर मैं बात करती हूँ इस सॉल्ट की, तो ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी प्रेसिपिटेट की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हाइट कलर का पीपीटी आपको देगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपके पास आती है वो ये कि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी। ठीक है, दूसरा सॉल्ट जो मैं आपके पास लूंगी वो है आपका आयरन का। इसमें एक आपके पास अभी मैंने डिस्कस किया था फेरस और फेरिक। पहले मैं बात करती हूँ फेरस सॉल्ट की, जिसे आप कहते हैं फेरस सल्फेट FeSO4, जो कि होता है आपका पेल ग्रीन कलर का। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से आप इसका रिएक्शन कराइए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा फेरस हाइड्रोक्साइड। जो कलर होता है फेरस हाइड्रोक्साइड का डियर चिल्ड्रन वो होता है डर्टी ग्रीन PPT, और ये इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था सोडियम तो यहाँ आने ही वाला है, तो सोडियम आपके पास है, जैसा सॉल्ट आप लेंगे वैसा ही आपको यहाँ पे एनायन मिल जाएगा। तो ये आपका सोडियम सल्फेट, क्योंकि यहाँ पे हर बार केस में आपका हाइड्रोक्साइड ही आएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है फेरिक का सॉल्ट, जिसे आप कहते हो फेरिक क्लोराइड, जो कि होता है येलो कलर का। साथ में आप लेते हैं यहाँ पे थ्राइस 3NaOH, और यहाँ मिलेगा आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस, जो कि होता है रेडिश ब्राउन PPT, और ये है आपका अगेन इनसॉल्युबल। तो आपने एक चीज तो देख ली होगी कि चाहे आप आयरन का फेरस सॉल्ट ले या फेरिक सॉल्ट ले, दोनों के दोनों सॉल्ट आपके इनसॉल्युबल रहते हैं। फिर यहाँ पर सोडियम तो आएगा ही, और साथ में आपका एनायन वो होगा जैसा आपने यहाँ पे सॉल्ट लिया होगा, तो इट इज NaCl। ये बात हो जाती है आयरन सॉल्ट की। नेक्स्ट आपके पास आता है कॉपर सॉल्ट। अब कॉपर सॉल्ट में आपके पास आता है कॉपर सल्फेट। मैंने आपको पहले ही कहा था कॉपर के जो आयंस हैं वो आपके हमेशा ब्लू कलर के होते हैं, तो कॉपर सल्फेट कैसा है, ब्लू कलर का। यहाँ आपने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, बन गया यहाँ पे इस कॉपर का हाइड्रोक्साइड। ये होगा आपका पेल ब्लू PPT, जो कि अगेन इनसॉल्युबल होगा। यहाँ मिलेगा अगेन आपका सोडियम और साथ में आपका सल्फेट। ठीक, नेक्स्ट आपके पास आता है जिंक सॉल्ट, जिसे आप कहते हो जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट में आपने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगेन आपको मैंने जैसा कहा था कि जिंक का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। कैटायन हमेशा आपको हाइड्रोक्साइड ही बना के देगा। यहाँ आपके पास है सोडियम, ये आपका सल्फेट, सोडियम सल्फेट। अब जब आप इसके PPT की बात करोगे तो ये आपको व्हाइट जेलेटिनस PPT देगा, बिल्कुल जेली लाइक अपीयरेंस होता है, और ये हमेशा आपका सॉल्युबल रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि ये वो सॉल्ट है जो आपको एक्सेस में भी कुछ ना कुछ देता है। तो मतलब जब आप इस जिंक हाइड्रोक्साइड में एक्सेस में NaOH डालेंगे तो आप ये देखेंगे आपको मिलेगा यहाँ पे सोडियम जिंकेट। ठीक है, ये सोडियम जिंकेट आपका कलरलेस होगा, साथ में मिलेगा आपको वाटर। सोडियम जिंकेट का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है Na2ZnO2। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो एक्सेस में आप NaOH डालते हो इसमें आपका ये PPT भी पूरा डिसॉल्व कर जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो जाती है आपके 4 सॉल्ट। तो अब आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि यहाँ पर जब भी मैं NaOH, देखो हर चीज को लर्न करने का एक तरीका होता है, और तरीका बहुत सिंपल है। आप बहुत इजीली मार्क्स अपने बना सकते हैं किस तरीके से, अगर आप केमिस्ट्री को स्मार्ट वर्क में स्मार्ट वे से पढ़ें। तो यहाँ पे जब मैं NaOH की बात करूँ तो आपने देखा होगा हर बार मैं ट्वाइस ऑफ NaOH ही ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ 2 NaOH, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी एंड यहाँ भी, हर बार आपका NaOH ट्वाइस ही जाएगा। आप यहाँ देख रहे होंगे कि हर बार आपका यहाँ हाइड्रोक्साइड ही बन रहा है, और हाइड्रोक्साइड किसका बनेगा, जिस टाइप का आप सॉल्ट लेंगे। अगर आप कैल्शियम का लेंगे तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, आयरन यहाँ पे फेरस का लेंगे तो फेरस का बन जाएगा, फेरिक का लेंगे तो फेरिक का बन जाएगा, कॉपर का लेंगे कॉपर का, जिंक जिंक। तो इसका मतलब कि NaOH आपका ट्वाइस ही है। यहाँ पे आप जो कैटायन लेंगे उसका हाइड्रोक्साइड मिल रहा है आपको, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आपका डिपेंड करेगा कि आप हर जगह पे सोडियम को ही ऑब्जर्व कर रहे होंगे, बट उसके पीछे जो एनायन लगेगा वो डिपेंड करेगा डियर आपके सॉल्ट के ऊपर। तो देखो यहाँ पे मैंने अगर नाइट्रेट का सॉल्ट लिया तो नाइट्रेट आ रहा है, मैंने सल्फेट लिया था सल्फेट आ रहा है, क्लोराइड लिया क्लोराइड आ रहा है, सल्फेट सल्फेट।
तो आपको बहुत इजीली ये रिएक्शन लर्न हो जाएंगी। तो आप याद रखो कि आप जब भी NaOH लोगे वो ट्वाइस कंडीशन में जाएगा। बस एक एक्सेप्शन याद रखना कि यहाँ ड्यू टू वैलेंसी ऑफ दिस फेरिक क्लोराइड हम यहाँ पे 3 NaOH लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे FeOH होल थ्राइस बनाना होता है। अदरवाइज सब में आप ट्वाइस ऑफ NaOH ले रहे हो। पहला प्रोडक्ट हमेशा आपका बनेगा हाइड्रोक्साइड, जो कि आपको PPT देगा, एंड दूसरा प्रोडक्ट सोडियम के साथ लगेगा वो एनायन जिस टाइप का आप यहाँ पे सॉल्ट ले रहे होंगे। तो अगर आप कैल्शियम लेंगे तो ये तो चला जाएगा आपका PPT बनाने के लिए, ये नाइट्रेट जाके यहाँ लग जाएगा। अगर आप यहाँ पे फेरस सल्फेट ले रहे हैं तो Fe यहाँ आ गया, सल्फेट यहाँ चला गया। यहाँ FeCl3 लिया था तो Fe ये रहा और Cl3 यहाँ आ गया। तो बहुत स्मार्टली आप इसे याद कर सकते हो। बस ये याद रखो कि आप ट्वाइस ऑफ NaOH लोगे और पहला प्रोडक्ट हमेशा आपका PPT बनेगा, जो भी आप PPT ले रहे होंगे, ठीक है। जो भी आपके पास कैटायन होगा उसका हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। यहाँ आपका Na आने ही वाला है, बस यहाँ से आपको कैटायन के साथ जो एनायन लगा होगा वो एनायन जाके यहाँ पीछे लग जाएगा। कितना इजीली देखो ये रिएक्शन लर्न हो सकती है। बस एक कंडीशन याद रखना, जब आप एक्सेस की बात करोगे तो एक्सेस कंडीशन में आपका सोडियम जिंकेट बनता है, जो कि होता है आपका कलरलेस। तो दिस वाज अबाउट एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन सर्टेन मेटालिक सॉल्ट सोल्यूशन। इसी के साथ एक और आपके पास सॉल्ट है जो कि होता है आपका लेड का। लेड में भी सेम आपका लेड नाइट्रेट है, देखो 2 NaOH है। अब आप खुद अगर रिएक्शन को सोचो तो पहले ही मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे बनेगा आपका हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड उसका बनेगा जो आपके पास कैटायन है बेटा। तो ये हो गया आपका लेड हाइड्रोक्साइड, तो लेड का आपके पास आ गया हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास सोडियम आएगा ही आएगा, साथ में आपका जैसा सॉल्ट होगा वैसा ही यहाँ लग जाएगा आपका नाइट्रेट। तो ये आपका फिक्स है कि यहाँ पे कैटायन का हाइड्रोक्साइड बनेगा तो PbOH होल ट्वाइस, और यहाँ पर सोडियम के साथ आपका एनायन जो कि है आपका नाइट्रेट, ठीक है। ये आपका व्हाइट PPT बनाता है। ये जो व्हाइट PPT आपका बन रहा है ये कैसा अपीयरेंस देगा आपको? चौकी अपीयरेंस, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि ये आपको हमेशा चौकी अपीयरेंस देगा, ठीक है, और ये हमेशा सॉल्युबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम वही रिएक्शन जो आपने जिंक में करी है, तो जिंक और लेड के जब आप रिएक्शन कंपेयर करोगे ना, ये देखो यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी क्या था, जिंक सल्फेट लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट बना। जब आपने एक्सेस में डाला, यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्साइड है तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि लेड हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सेस में NaOH लोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे सोडियम प्लम्बाइड बन रहा है, यहाँ पे Na2PbO2 बन रहा है, वहाँ Na2ZnO2 बन रहा था, बस इतना डिफरेंस है। तो यहाँ सोडियम प्लम्बाइड है, वहाँ सोडियम जिंकेट था, वो ये आपके पास ट्वाइस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज किए हुए हैं। इसके बाद जो आपके पास लास्ट रिएक्शन आती है वो आती है आपकी NH4Cl की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या आप अमोनियम सल्फेट की भी ले सकते हो। तो आपके पास अमोनियम क्लोराइड है या अमोनियम सल्फेट, जिसका रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे। इस अमोनियम सॉल्ट की कंडीशन में आपके पास एक सॉल्ट होता है, एक वाटर होता है और अमोनियम, ठीक है। तो आप जब चैप्टर पढ़ेंगे अमोनिया, आप देखेंगे जब भी आप अमोनियम सॉल्ट लेते हैं किसी भी एल्कली के साथ तो ये आपको हमेशा अमोनिया गैस बना के देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या डिपेंड कर रहा है, देखिए सोडियम का ही साथ में सॉल्ट बनने वाला है, तो सोडियम तो यहाँ है। अब ये Cl कहाँ से आया, जैसा आपने सॉल्ट लिया, ये रहा Cl, ये रहा सल्फेट, ठीक है, साथ में आपका वाटर और अमोनिया। ये है आपकी सिंपल सी रिएक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये तो दिख गया कि आपके कौन कौन से आपके पास जो है वो सॉल्ट थे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आप याद रखो कि ट्वाइस ऑफ NaOH ले रहे हो। मैंने आपको कहा जैसे टाइप का आप सॉल्ट लोगे उसी टाइप का आपका हाइड्रोक्साइड बनेगा और बचा हुआ एनायन आपका लास्ट में प्रोडक्ट में चला जाएगा, ठीक है। ये बात भी हो जाती है। अब आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पर कैल्शियम में आपका व्हाइट PPT बन रहा है, ठीक है। जिंक में आप देख रहे हो आपका व्हाइट PPT, व्हाइट जेलेटिनस, और लेड में बनता है आपका व्हाइट चौकी, ठीक है। तो ये तो आपके सारे व्हाइट कलर के हैं। यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहे हैं 3 आपके PPT जो होते हैं वो कलर्ड है। कौन कौन से? एक आपका डर्टी ग्रीन हो गया, एक आपका रेडिश ब्राउन हो गया और एक आपका पेल ब्लू PPT हो गया, ठीक है। ये 3 आपको बस कलर्ड याद रखने हैं, जिसमें आपका अगर आप फेरस सल्फेट ले रहे हो तो डर्टी ग्रीन देगा, फेरिक क्लोराइड लोगे तो रेडिश ब्राउन देगा, ठीक है। क्योंकि ये याद करना बहुत सिंपल है। अगर आपको इस कैटायन का कलर याद होगा, ये ग्रीन कलर का है तो ये डर्टी ग्रीन PPT देगा, ये येलो है इसलिए रेडिश ब्राउन दे जाएगा, और जब आप ब्लू की बात करोगे तो पेल ब्लू PPT देगा। बस यहाँ पर अब नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है, रिएक्शन याद करने का तरीका समझ में आ गया होगा, ठीक है। कलर्स आपने याद कर लिए, ठीक है। बट अब आती है बात सॉल्युबिलिटी की।
जब आप बात करते हो सॉल्युबिलिटी की डियर चिल्ड्रन, तो जितने भी आपके कलर्ड पीपीटी वाले हैं, आप तीनों देखिए कि ये आपके कहीं ना कहीं इनसॉल्युबल है। कैल्शियम आपका स्पेरिंगली सॉल्युबल है थोड़ा बहुत, बट बाकी आप देखो सब इनसॉल्युबल ही जा रहे हैं। सिर्फ 2 ऐसे सॉल्ट है जो आपके सॉल्युबल है, वो है आपके लेड और जिंक के। तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी इजीली आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार आप प्रैक्टिस करो, लिखने की कोशिश करो। माइंड में ये ध्यान रखो कि अगर काउंसिल कहता है कि मुझे ये रिएक्शन लिखनी है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं हर बार एक सिर्फ फेरिक को छोड़ के मैं हर बार 2 NaOH लूंगी। बस यहाँ मेरा 3 NaOH जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर जो भी केटायन यूज कर रही हूँ उसी का मुझे हाइड्रोक्साइड बनाना है। ठीक है, यहाँ सोडियम आने ही वाला है, साथ में आपका जो भी एनायन जाएगा वो डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप का सॉल्ट ले रहे हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप कलर की बात करोगे तो आपके सारे व्हाइट कलर के हैं बेसिकली। बस आप जिंक में जेलेटिनस पीपीटी कहते हो और लेड में चौकी कह देते हो। बट जब आप बात करते हो इन कलर्ड की, तो ये डर्टी ग्रीन है, ये रेडिश ब्राउन है, ये पेल ब्लू पीपीटी है। ठीक, और सॉल्युबिलिटी में ओनली सॉल्युबल सॉल्ट्स आपके जिंक और लेड के होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी बात हो जाती है अबाउट दी सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्शन। जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं वो है मेरा एक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑन सर्टेन सॉल्ट। जैसे कि अभी आपने देखा था कि मैंने डिस्कस किया आपके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन विद सर्टेन सॉल्ट। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन। जब आप बात करोगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, तो यहां भी रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम है। चलो डिस्कस करते हैं। बट पहली कंडीशन आपको याद रखनी है, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, वो है कैल्शियम सॉल्ट की। काउंसिल कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट विल गोइंग टू हैपन इफ यू आर एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू दिस कैल्शियम सॉल्ट। तो हमें क्या लगता है कभी कभी कि रिएक्शन पॉसिबल है और हम रिएक्शन लिख देते हैं। पर डियर चिल्ड्रन, ध्यान रखिएगा, ये वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो आप यूज कर सकते हैं बिटवीन अमोनियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होती है कैल्शियम के साथ, तो अभी आपने देखा था कि वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था। बट जब इस कैल्शियम सॉल्ट की रिएक्शन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराऊंगी, तो यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होने वाला है, चाहे आप कितना भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दो। देखो मैंने लिखा है नो प्रेसिपिटेशन अकर्स इवन विद एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ NH4OH। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोक्सिल आयन की, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के आयोनाइजेशन से आएगी, वो बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन इसका पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। तो आप ध्यान रखना, जब भी सोडियम और अमोनियम के बीच में आपको डिफरेंस करने के लिए आए, तो आप ये दिमाग में रखना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तो कैल्शियम के साथ आपको रिएक्शन दे देगा, बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका रिएक्शन नहीं देगा ड्यू टू द लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है आपकी यहाँ पर फेरस सल्फेट। ठीक है, जैसे हमने आयरन के सॉल्ट वहां देखे थे, सेम हम यहाँ देखने वाले हैं और सेम ही रिएक्शन होगा। अभी आपको दिखाती हूँ, जस्ट एक डिफरेंस है बस। अगर आपने सोडियम के रिएक्शन को अच्छे से लर्न कर लिया तो अमोनियम आपके लिए सेम है। जब आप बात करोगे फेरस सल्फेट की, आपको पता है ये ग्रीन कलर का होगा, आपको पता है फेरिक क्लोराइड वहां पे येलो कलर का था। दोनों का रिएक्शन कराया था, वहां हम ट्वाइस ऑफ NaOH ले रहे थे। ठीक है, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ NH4OH लेंगे। ठीक है, यहाँ पे वही आपका बनेगा सेम FeOH होल ट्वाइस, सेम डर्टी ग्रीन पीपीटी, सेम इनसॉल्युबल। ठीक है, अब यहाँ क्या था, यहाँ पे सोडियम सल्फेट था, वहां पर आपने सोडियम सल्फेट लिया, यहाँ पे आपके पास अमोनियम है इसलिए अमोनियम सल्फेट। ठीक, जब आप FeCl3 का रिएक्शन कराते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, तो सेम आपका वही FeOH होल थ्राइस बनेगा, सेम वही आपका रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी आएगा, सेम वही आपकी इनसॉल्युबिलिटी। तो डिफरेंस क्या है, सिर्फ आपका यहाँ पर NH4Cl, वहां NaCl बन रहा था बिकॉज आप यहाँ पर NaOH ले रहे थे, या NH4Cl बनेगा क्योंकि आप यहाँ पे NH4OH ले रहे हो। बस इतना सा डिफरेंस था। यहाँ एक और मैंने एग्जाम्पल लिया आपके लिए, सेम वही आपका रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी आएगा, यहाँ पे अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो आपके पास आती है वो आती है कॉपर सल्फेट की। तो कॉपर सल्फेट के साथ अगर आप ये रिएक्शन करते हो, तो कॉपर सल्फेट आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वही आपका पेल ब्लू पीपीटी बनेगा सेम टू सेम। यहाँ पे सोडियम सल्फेट था उस रिएक्शन में, यहाँ पे आपका अमोनियम सल्फेट हो जाएगा। तो मतलब अगर आपने सोडियम की रिएक्शन कर ली ना उस तरीके से जैसे मैंने आपको समझाया है, तो आप ये देखेंगे कि आपकी ये सारी रिएक्शंस भी सेम वैसे ही हो रही है। डिफरेंस क्या है, सिर्फ वहां पे आप यूज कर रहे थे
सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ आप क्या यूज कर रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सेम पीपीटी, सेम सॉल्युबिलिटी, ठीक है, डिपेंड करता है बस आपका लास्ट में सॉल्ट, तो वो आपका आप सोडियम की जगह आप अमोनियम को लगा दो। ठीक, बस एक कंडीशन आपकी यहाँ चेंज हो जाती है, वो है आपकी इस कॉपर सल्फेट की। जब मैंने वहां बात की थी तो वहां हमने कोई एक्सेस में आपका रिएक्शन नहीं देखा था विद कॉपर, बट यहाँ पर जब आप कॉपर सल्फेट का अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराओगे, उसके बाद आप उसका एक्सेस में भी रिएक्शन कराते हो, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यहाँ पर आप इस हाइड्रोक्साइड का जब आप अमोनियम सल्फेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हो, तो क्या होता है कि आप या तो इस पूरे प्रोडक्ट को आप यहाँ पे इस तरीके से कॉपी कर लीजिए और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दो, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला सॉल्ट, जैसे आप बोलते हो टेट्रा अमीन। अब देखो नाम कैसे आ रहा है, आप देख रहे हो कि ये है आपका टेट्रा, इसे आप अमीन कहते हो, ठीक है। उसके बाद कॉपर, ये रहा कॉपर, और सेकेंड सल्फेट। ये जो नेमिंग है आप क्लास 12th में सीखेंगे जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तब। अभी के लिए आप सिर्फ इसे याद कर लीजिए। तो ये है आपका टेट्रा अमीन, ये आपका कॉपर, +2 होती है इसकी वैलेंसी, तो सेकेंड, और ये आपका सल्फेट। तो यही सॉल्ट यहाँ बनेगा, सेम यही सॉल्ट यहाँ बनेगा, बस यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सिल आयन आ जाता है सल्फेट की जगह। तो आप दोनों में से कोई भी एक रिएक्शन कर सकते हो, या तो आप पूरा ये प्रोडक्ट जो है वो उठा के यहाँ कॉपी कर दो और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा दो, या डायरेक्टली आप इस पीपीटी के साथ, मतलब प्रेसिपिटेट जो आपका बनता है कॉपर का, तो यहाँ पे इस हाइड्रोक्साइड के साथ आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड की थोड़ा एक्सेस में कराइएगा। यहाँ आप 2NH4OH ले रहे हैं, यहाँ 4NH4OH लीजिएगा, तो आपके पास बन जाएगा टेट्रा अमीन कॉपर हाइड्रोक्साइड विद वाटर मॉलिक्यूल्स, दोनों में सेम रहेंगे। अब कंडीशन ये है कि ये सॉल्युबल रहता है एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, और ये बनाता है आपका डीप ब्लू सोल्यूशन। जब मैं बात करती हूँ इस डीप ब्लू सोल्यूशन की, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये डीप ब्लू सोल्यूशन जो होता है वो आपका अपीयरेंस देगा जैसे आपका इंक की सोल्यूशन होता है ना, बिल्कुल वैसा, बिल्कुल इंक वाला डार्क ब्लू, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। सो यहाँ तक तो रिएक्शन सेम थी, बस एक्सेस की एक रिएक्शन आपकी एक्स्ट्रा है। आपको याद रखना है कि यहाँ टेट्रामीन कॉपर हाइड्रोक्साइड या टेट्रामीन कॉपर सल्फेट बन सकता है, और ये सॉल्युबल होता है और ये डीप ब्लू सोल्यूशन बनाएगा। अभी तक जितने आपने देखे थे वो सब इनसॉल्युबल थे। कॉपर का सॉल्ट आपका वहां पर जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो वहां तो इनसॉल्युबल था, बट यहाँ पर जब आप लेते हो इस केस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो यहाँ ये सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। आप चलते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी जिंक की। यही सेम रिएक्शन हमने पढ़ी थी वहां पर सोडियम के साथ, यहाँ हम पढ़ेंगे अमोनियम के साथ। तो अब अमोनियम में क्या है, जब आपने जिंक सल्फेट लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वही सेम आपका व्हाइट जेलेटिनस पीपीटी बनेगा जिंक हाइड्रोक्साइड का, साथ में आपका अमोनियम, ठीक है, और ये रहा आपका सल्फेट। वही सेम रिएक्शन जो आपने कॉपर में कराई है, एग्जैक्टली कॉपीड सेम रिएक्शन आपको यहाँ मिलेगी। फर्क क्या है, वहां पे कॉपर था, यहाँ पे आपने जिंक लगा दिया है। सेम पूरा प्रोडक्ट लो, यहाँ कॉपी कर दो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालो एक्सेस में, ये आपका सेम टेट्रा अमीन, यहाँ जिंक सेकेंड सल्फेट हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली इस जिंक हाइड्रोक्साइड में 4 टाइम्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल सकते हो, तो आपको मिल जाएगा यही टेट्रा अमीन जिंक हाइड्रोक्साइड जो वहां आपने पढ़ा था विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ये आपका अगेन सॉल्युबल होगा एक्सेस ऑफ NH4OH में। तो अगर आप, मैंने यही कहना चाह रही हूँ कि अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शंस अच्छे से कर ली तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मैक्सिमम हो जाएंगी। और जब आप बात करोगे यहाँ पर एक्सेस कंडीशन में, तो कॉपर की और जिंक की रिएक्शन बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख ही रहे हो आपकी स्क्रीन पे, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो आप या तो पूरा प्रोडक्ट लीजिए और कॉपी कर दीजिए और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए, तो आपको ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मिल जाएगा। या आप डायरेक्टली जिंक हाइड्रोक्साइड लीजिए, 4 टाइम्स NH4OH डालिए, तो टेट्रामीन जिंक हाइड्रोक्साइड ऐसे मिल जाएगा। ये सॉल्युबल है, ध्यान रखिएगा। लास्ट रिएक्शन आपके पास आती है इस लेड नाइट्रेट की। जब आप बात करते हो लेड नाइट्रेट की अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे आपको लेड हाइड्रोक्साइड मिलेगा, पढ़ा था आपने, व्हाइट पीपीटी मिलेगा आपको। इस व्हाइट पीपीटी का अमोनियम नाइट्रेट साथ में आपको मिल जाएगा। बस अब एक कंडीशन आपकी डिफरेंट है। आई होप यू रिमेंबर, मैंने कहा था कि जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी की बात करती हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते ही जो लेड की सॉल्युबिलिटी है वो कैसा रहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो सॉल्युबल होता है, बट यहाँ पर ये इनसॉल्युबल है। तो आपको डिफरेंस याद रखने हैं। क्या डिफरेंस थे, वहां पर जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की जितना भी देखा था वो सारे इनसॉल्युबल थे, बट जिंक और लेड वॉज सॉल्युबल, ठीक है ना। बट जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो यहाँ कॉपर और जिंक दोनों सॉल्युबल हैं और यहाँ पर लेड इनसॉल्युबल हो जाता है। तो सारी चीजें याद करने की जगह आप कुछ अलग चीज याद रखो ना, कि आपको बहुत अच्छे से वो याद रहे। तो आप इस तरीके से सॉल्युबिलिटी को याद रख सकते हो कि
बाकी सारे इनसॉल्युबल है, जो सॉल्युबल है बस उन्हें याद रख लो। ऐसे ही मैंने आपको बोला कि सारे ही व्हाइट पीपीटी दे रहे हैं, एक्सेप्शन क्या है आपका, सिर्फ आप कलर्ड पीपीटीज को याद रखो कि कलर्ड वाले पीपीटी कौन से हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर अमोनियम एंड सोडियम का रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बहुत ईजीएस्ट वे में समझा दिया। आप एक बार प्रैक्टिस करके देखो, ऐसे रिएक्शंस को लिख कर देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं कह रही हूँ, क्योंकि 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक लास्ट जो आपके पास टॉपिक आता है वो है इसमें एक्शन ऑफ एल्कलीज ऑन सर्टेन मेटल्स। जब आप बात करते हो एक्शन ऑफ एल्कलीज ऑन सर्टेन मेटल्स, मतलब आपके पास यहाँ आप देख रहे हो कि मैंने कुछ मेटल्स लिए हुए हैं। जैसे आपके पास है एक जिंक का मेटल, एक आपके पास है एल्यूमिनियम और एक है आपके पास लेड। तो यहाँ पर क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है, आपको कोई ना कोई एल्कली यूज करनी है। तो आप देख रहे हो कि मैंने जिंक के केस में आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी आप एक एल्कली ले लीजिए। और अभी ये रिएक्शन आप देख कर आ रहे हो, सोडियम जिंकेट बनेगा, ये सोडियम और जिंकेट, ये आपका पोटेशियम जिंकेट विद हाइड्रोजन। तो आपके सिलेबस में कुछ एल्कलीज का एक्शन है ऑन सर्टेन सॉल्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट यही सेम रिएक्शन, पहले जिंक की आप देख लो, यही सेम रिएक्शन आपको लेड की देखने को मिलेगी, ठीक है। यही यहाँ पे आप लेड है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एग्जैक्टली सेम। यहाँ आपके पास बन जाएगा सोडियम का प्लम्बाइट, PbO2 को आप प्लम्बाइट कहते हो, एंड यहाँ पोटेशियम का प्लम्बाइट, तो ये पोटेशियम और प्लम्बाइट PbO2 विद दिस हाइड्रोजन। सो हैव अ लुक ऑन द रिएक्शन। तो आपकी जिंक की एंड लेड की रिएक्शन सेम है, वही आपके लेड एंड जिंक लोगे, यहाँ पे आपने NaOH एंड KOH लिया, यहाँ पे सोडियम जिंकेट बनेगा, यहाँ सोडियम आपका प्लम्बाइट बन जाएगा, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम सेम है, बस ZnO2 है तो जिंकेट लगा दो, PbO2 है तो प्लम्बाइट लगा दो। तो ये दो रिएक्शंस तो आपकी कॉमन है। जो एक डिफरेंट रिएक्शन आपके पास आती है वो है आपकी एल्यूमिनियम की। यहाँ पे जब आप एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराते हो NaOH के साथ और वाटर के साथ, तो आप ये देखोगे यहाँ बनता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट विद हाइड्रोजन। या फिर इसी सेम रिएक्शन को आप पोटेशियम से कराओगे तो डिफरेंस क्या है, बस सोडियम की जगह पोटेशियम लग जाएगा, ये हो जाएगा पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट विद हाइड्रोजन। एक आपके पास अलग सी रिएक्शन आती है जिसका नाम है, आप यहाँ पर जो करा रहे हो वो आप करा रहे हो सोडियम एल्यूमिनेट, सिर्फ सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, और यहाँ आप लेते हो फ्यूज्ड एल्कली, ठीक है। सो एल्यूमिनियम के साथ आप फ्यूज्ड एल्कली लोगे तो यहाँ बन जाएगा Na3AlO3 विद हाइड्रोजन, ठीक। तो ये हो गई आपके पास रिएक्शन, ठीक। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का कि एक्शन ऑफ एल्कली ऑन सर्टेन मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड। ये वो रिएक्शन है जो ये प्रूव करके देंगे कि कौन एम्फोटेरिक है या नहीं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक वो होते हैं जो आपके एसिड से भी रिएक्ट कर जाए, आपके बेस से भी रिएक्ट कर जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड मैंने लिया, और यहाँ HCl का रिएक्शन है। तो जब भी HCl रिएक्ट करता है तो मतलब क्लोराइड का सॉल्ट बनेगा विद दी वाटर। तो ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, जिंक ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड विद HCl, दिस विल गोइंग टू गिव यू जिंक क्लोराइड एंड विद वाटर, ठीक है। अब क्या होगा, यही रिएक्शन को मैंने एक रिएक्शन आपको दिखाई जहां पे मैंने जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड को HCl से लिया था, मैंने एसिड से रिएक्ट कराया, उसने रिएक्शन दे दिया। मैं इसी रिएक्शन को बेस से रिएक्ट कराऊंगी, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो जो कि आप कराते हुए आ रहे हैं और आप देख रहे थे कि सोडियम जिंकेट बनता है विद वाटर। तो जिंक, एल्यूमिनियम और लेड, ये तीनों ऐसे मेटल्स हैं जो कि आपको याद रखने होंगे, कई बार वन वर्ड में पूछे जाते हैं आपसे कि ये वो मेटल्स हैं जिसे आप कह सकते हो कि वो आपको एम्फोटेरिक नेचर को शो करते हैं। तो एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिड से भी रिएक्ट करे और बेस से भी रिएक्ट करे, ठीक है। यही सेम रिएक्शन आप देखो यहाँ पे, आप यहाँ देख सकते हो लेड के केस में, है ना। लेड का आप अगर HCl से रिएक्शन आपको पता है कर देगा वो। तो जब आप इस सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराते हो लेड ऑक्साइड और लेड हाइड्रोक्साइड से, वही बनेगा आपका सोडियम प्लम्बाइट, पोटेशियम प्लम्बाइट विद दिस वाटर। सेम रिएक्शन है, कोई डिफरेंस नहीं है, अच्छे से देख लो, ठीक है। आप वही सेम रिएक्शन अगर आप कराते हो एम्फोटेरिक नेचर को चेक करने के लिए ऑफ एल्यूमिनियम, यहाँ पे भी आप एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड लोगे विद दिस NaOH एंड KOH, तो यहाँ तो आपके पास बन जाएगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट दोनों केस में, ठीक है। और यहाँ पर आपके बनेगा पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट विद वाटर। तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जितने भी मैं ले रही हूँ एग्जाम्पल, उसमें मैं आपके साथ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ही ले रही हूँ। एक रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराती हूँ, एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, क्योंकि आपके सिलेबस में इसी तरीके से है जिसमें आपको ये देखना है कि ये अल्कली से रिएक्ट करता है
और साथ में एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और क्या बना के दे रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। तो दिस विल गोइंग टू प्रूव कि ये आपका एम्फोटेरिक नेचर को शो कर रहा है। तो अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस किए सारे कलर्ड आयंस एंड कलरलेस आयंस, फिर मैंने डिस्कस किया आपके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन। आप ध्यान रखिएगा कि ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया कुछ एल्कलीज का एक्शन ऑन मेटल्स, कुछ ऑक्साइड्स है, कुछ हाइड्रोक्साइड्स है। अब फिर मैं आपको लास्ट टाइम बता रही हूँ कि क्वेश्चंस यहाँ से 100% आते हैं और कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि या तो आपको ऑब्जर्वेशन लिखने के लिए आ सकता है, मतलब ऑब्जर्वेशन में आप कलर ऑफ द पीपीटी बता दो, या आपको सॉल्युबिलिटी पूछी जा सकती है, या आपको रिएक्शन लिखने के लिए आते ही आते हैं। और उसके साथ कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग सॉल्ट, ठीक है, कोई भी आपको 2 सॉल्ट दे दिए जाएंगे और उसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालो और डिस्टिंग्विश करके बताओ। तो आप क्या कर सकते हो, दोनों की रिएक्शन लिख सकते हो, उसका कलर लिख सकते हो, उसकी सॉल्युबिलिटी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर हो सकता है आपको बोले कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो वो कैसे डिस्टिंग्विश हो सकता है, आप कैल्शियम का सॉल्ट ले लो। आपको पता है जब आप कैल्शियम का सॉल्ट लेते हो तो कैल्शियम का सॉल्ट जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो रिएक्शन दे जाता है, बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन नहीं देता है। तो रिएक्शन लिखने के लिए आ सकता है, ऑब्जर्वेशन लिखने के लिए आ सकती है, उसकी सॉल्युबिलिटी लिखने के लिए आ सकती है। और चौथा क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से बनता है वो है आपका डिस्टिंग्विश करने वाला। या तो आपको एल्कलीज के बीच में डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा या कोई 2 सॉल्ट के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए भी आ सकता है, क्योंकि आपको पता है जब आप रिएक्शन सोडियम और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हो तो उनकी सॉल्युबिलिटी में कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है, ठीक है। कलर्स तो ऑलमोस्ट सेम जा रहे हैं बट सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस आता है, रिएक्शन में डिफरेंस आ रहा है। तो ये 3-4 टाइप्स के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि हमेशा ध्यान रखो जहां से क्वेश्चंस बनने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे से रेडी होने चाहिए, है ना। तो आप प्लीज इस चैप्टर को रिवाइज करिए और उसके साथ साथ प्रैक्टिस करिए बाय राइटिंग द रिएक्शंस। मैं कंटिन्यू करूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।